अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी कब की मैं आपको सुना चुका होता, लेकिन जिनकी कहानी है उनकी इजाज़त भी बहुत ज़रूरी थी। मैंने उनसे पूछा था क्या ये मैं कहानी अपने शो में शामिल कर लूँ, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था नहीं, हमें थोड़ा सा सोचने का मौका दीजिए। वो सोचते रहे और आखिरकार उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ इस कहानी के हवाले से। मैंने कहा जी बेफिक्र हो जाएं, ये सब कुछ मैं फ़र्ज़ी कर दूंगा, कहानी तो रियल सुनाऊंगा लेकिन नाम लोकेशन सिर्फ बता देता हूँ। उसमें तो हज़ारों लोग रहते हैं, तो बाकी आपकी फैमिली, नाम वगैरह किसी का कुछ भी नहीं पता लगेगा। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि कहानी जब आप सुनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको कैसे पता लग जाती हैं। तो इसका जवाब ये है, लोगों को सवाल ही नहीं समझ आया होगा, जवाब में आपको सवाल भी समझ आ जाएगा। आज की स्टोरी भी ऐसी ही है। बहुत सारी चीज़ें पहले बता दी गई, पहले से ही पता थी। मैं पहले से ही सब कुछ आपको बता दूं जिस तरह कहानी में हुआ था, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कहानी का सस्पेंस बनाने के लिए, मज़ा बरकरार रखने के लिए मैं उसको इस तरह तरतीब देता हूं कि वो चीज़ें जो पहली हुई थी वो मैं एंड में बताता हूं। कैसे? जब आज इस कहानी को सुनाऊंगा तो एंड में जाके इसी सवाल का फिर से भी जवाब दूंगा आप लोगों को। लोग जब कहानी भेजते हैं तो आगे पीछे करके भेज देते हैं, मुझे उसको तरतीब देनी होती है। लेकिन ये कहानी क्योंकि इससे मैं भी जुड़ा हूं, इसलिए इसको मैं अपनी मर्जी की तरतीब दे रहा हूं। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। फर्जी नाम उनका मैं कर देता हूं यासिर, और उनकी वाइफ का फर्जी नाम मैं कर देता हूं, मिलता जुलता नाम रखूं ताकि मज़ा भी है। किरदार वो मेरी आंखों के इस वक्त सामने हैं, यासिर, और इशरत उनका मिलता जुलता एक नाम है, इशरत ठीक रहेगा। यासिर अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। बाप एक सरकारी मुलाजिम में छोटी सी मुलाजमत करते थे, लेकिन ईमानदार अफसर थे। जिस घर में रिहाइश पजीर थे, वालदैन, यासिर के वालिद, उसके भी वालदैन, आधा हिस्सा तामीर हो चुका था और घर के बिल्कुल बैक साइड पे भी एक प्लाट था जो इसी घर को बनाने के लिए था, जो यासिर के वालदैन ने अपनी सरकारी मुलाजमत से जो जमा पूंजी पेंशन की सूरत में उनको मिली। जब आप रिटायर होते हैं और आपको सारा पैसा मिलता है, तो उन्होंने जो उस पुराने से घर को खूबसूरत बना सकते थे उस पर पैसा लगा दिया। यासिर काफ़ी मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ और आखिरकार अल्लाह ने उनकी सुन ली। शादी के 10 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने यासिर रखा। वक्त तेज़ी से पर लगाकर उड़ता गया और यासिर देखते ही देखते पढ़ते, कॉलेज जाते, जॉब पर भी लग गया। जैसे ही जॉब पर लग गया तो यासिर की मां को यासिर के रिश्ते की फिक्र हुई। यासिर ने मां से कह दिया, मां अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरी नौकरी लगी है, शादी कर लूंगा। उसको शादी की इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन एक दिन राह चलते ऐसी लड़की से आमना सामना हुआ। यासिर जो हमेशा शादी से भागता था, उस लड़की को देखते ही दिल दे बैठा। मोहब्बत ऐसी ही तो होती है, इश्क ऐसा ही तो होता है कि देखा और दिल हार बैठे। आंखें क्या चार हुई कि दिल हार ही बैठा। वो वहां से तो माहजबीना गुजर गई, लेकिन यासिर नहीं जानता था ये कौन है, कहां रहती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उससे बात कर सकता। वो ऐसा लड़का भी तो नहीं था, बहुत ही शरीफ सा लड़का था। लेकिन
ये वो जगह थी जो उसके दफ्तर के बिल्कुल करीब थी। तो आज वो यहाँ से गुजरी थी, कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ रहती है। बहुत सारे सवालात थे कि वो ब्रेक टाइम में ऑफिस से बाहर निकला था और उसने देख लिया था और ऑफिस चला गया, लेकिन उसके बाद वो उसके दिमाग पर सवार रही। कुदरत ने जो लिखा होता है वो हो के रहता है। फिर एक दिन इसी तरह ब्रेक में वो फिर से नजर आई और यासिर ने जैसे ही उसको देखा, जिस अंदाज में उसको देख रहा था, तो साथ खड़े दोस्त ने उसको कंधा मारा और कहा, हेलो भाई, क्या देख रहा है। तो यासिर शर्मा सा गया, जैसे उसको लगा कि दोस्त ने उसकी चोरी पकड़ ली है, कि किसी को वो जाते हुए ऐसा घूर रहा था कि उसको खुद भी बुरा लगा। दोस्त ने कहा, जानता है ये कौन है। उन्हें कहा, किसकी बात करे। उसने कहा, भाई मैंने देख लिया है, जितनी तू दुनिया जहां से दूर होके देख रहा था ना, ये फलां जगह में रहती है, इशरत नाम है इसका। लगता है भाई का दिल आ गया इस पे। उसने कहा, तू कैसे जानता है। उसने कहा, हाँ मेरा मिलना मिलाना है, जाना है, मैं जानता हूं। उसने कहा, यार मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं कभी भी लड़की से बात नहीं करना चाहूंगा, हाँ ये ख्वाहिश जरूर दिल में पैदा हुई है कि मेरी इनसे शादी हो जाए। तो वो दोस्त बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम अच्छे खानदान से हो, घर तुम्हारा अपना है, मसला ही नहीं है, तुम अपने वालिदैन से बात करो, मैं उनको लेके जाता हूं, वो इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक गरीब फैमिली की लड़की है। यासिर ने मां से कहा, मां आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, लड़की मैंने ढूंढ ली है। मां खुश हो गई, पूछा कहां है, कौन है। कहा, मैं नहीं जानता, बस उसको देखा है, आप जाइए पसंद कीजिए, अगर वो मान जाते हैं और आपको भी शर्त यह है पसंद आ जाती है तो मुझे खुशी होगी। उसने अपने उस दोस्त से राब्ता किया, उसने भी इशरत के माँ बाप से बात की कि इशरत के रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा, बिल्कुल आप उनको लेके आइए। और यूं यासिर के वालिदैन जब इशरत के घर पहुंचे तो देखते ही इशरत उनको पसंद आ गई। यासिर लोग जिस इलाके में रहते थे वो कोई अमीर इलाका तो नहीं था, लेकिन इतना भी गरीब इलाका नहीं था। यहां अमीर भी रहते थे, गरीब भी रहते थे, और इनका माशाल्लाह अपना घर था, खाते पीते लोग थे। लेकिन जिस इलाके में ये रिश्ते के लिए गए थे वो काफी गरीब लोग थे। लेकिन इशरत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके वालिदैन ने गरीब होने के बावजूद अपनी बेटी को पढ़ाया था। शक्ल सूरत उसकी वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। यूं फौरी तौर पे रिश्ते के लिए हां कर दिया गया और कुछ ही अरसे बाद वो महजबीन, जिसका नाम इशरत था, जो पहली निगाह में ही उसके दिल को भा गई थी, दुल्हन बन के यासिर के घर आ गई। वालिदैन हयात थे, अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटे की शादी कर चुके थे और घर में बहू को ले आए थे। बहू ने भी उनकी खिदमत करनी शुरू कर दी। यासिर अपने ऑफिस चला जाता, जब वापस आता तो इशरत उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जिस तरह एक मशरकी लड़की अपने शौहर को वेलकम करती है, ऐसे ही वो उसको वेलकम करती। शौहर की मोहब्बत को देख के उसकी भी थकावट उतर जाती। कहने को तो ये लव मैरिज थी, लेकिन हकीकत में ये एक अरेंज मैरिज थी। उसको लव जरूर हुआ था, लेकिन बाकायदा रिश्ता भेजा गया था। कुछ ही अरसे बाद यासिर के वालिदैन रोड हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। राशिद के लिए, यासिर के लिए क़यामत से कम न था। जहां अल्लाह आपका इम्तिहान लेता है वहां आपको सब्र देने के लिए कोई ना कोई वसीला भी बनाता है। तो जिन दिनों में उनके वालिद अभी और वालदा हयात थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो उन्हीं की एक खाला दूर रहती जो थी, जो कहीं, वो रहने के लिए यासिर लोगों के घर आई। तो यासिर की मां और बाप ने कहा, हमारी ख्वाहिश है कि इतना बड़ा घर है, इस घर में सिर्फ हम 4 लोग हैं, मियां बीवी और हमारा बेटा और बहू, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती, क्योंकि आपका भी कोई सहारा नहीं है, आप अकेली हैं।
आप अपनी नौकरी भी कर रही हैं, आपने शादी, जब आपका शौहर अल्लाह को प्यारा हो गया उसके बाद आपने कहा मैंने शादी नहीं करनी है, और उसके बाद आपने शादी नहीं की, अकेली ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो हमारे साथ आ जाइए। तो उस खाला ने कहा नहीं, जैसी भी हूँ वहाँ रह रही हूँ, दिल लगा रहता है, लेकिन यासिर भी मुझे अपने बच्चे जैसा लगता है। वो यासिर से बहुत प्यार करती थी, आती जाती रहती थी, लेकिन यासिर के वालिदैन ने फरमाइश की चलें कुछ दिन तो हमारे साथ रह लीजिए, फिर चली जाइएगा। और उन्हीं की ख्वाहिश पे 10-15 दिन के लिए वो उन्हीं के घर पे ही थी कि उन्हीं ही दिनों यासिर के वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जब उनको नहला धुला कफन पहना के ज़मीन के हवाले कर दिए गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो ताज़ियत करने के लिए लोग घर में आ रहे थे वो भी रुखसत होने लगे, तो उस घर में सिर्फ 3 लोग बच गए, यासिर, उसकी बीवी इशरत और खाला। खाला 2 दिन मज़ीद रही और उसके बाद कहा बेटा अब मुझे भी इजाज़त चाहिए, मैं जाना चाहूँगी। यासिर ने कहा आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ खाला, क्या पूछ सकता हूँ? खाला बोली हाँ हाँ बेटा ज़रूर पूछो, बोलो। खाला मुझसे कितना प्यार करती हैं? खाला ने जवाब दिया काश मेरा तुझसे ऐसा बेटा होता, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा पे इसलिए राज़ी हूँ कि मैं तुझे ही अपना बेटा समझती हूँ, तू मेरा बेटा है। तो एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। तो उसने कहा एक बेटा फिर आज अपनी माँ से फरमाइश कर रहा है, अब तो इस घर में माँ बाप नहीं है, आप ही तो मेरी माँ हैं, रुक जाएं। यूं इन अल्फाज को सुनने के बाद ना सिर्फ वो खामोश हो गई बल्कि कुछ देर सोचने के बाद कहा ठीक है, मैं मज़ीद कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती बहू पे या तुम पे मैं बोझ बनूं। मैं अपना कमाती हूं, अपना खाती हूं, लेकिन हाँ ये सच है अभी इस घर को छोड़ना ठीक नहीं है। मैं तो इसलिए जा रही थी कि बहू को या तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अगर तुम और बहू चाहते हो तो मैं रुकने को तैयार हूं। सो उन दोनों की ख्वाहिश पे खाला वहां पे रुक गई। खाला तो उस घर में रुक गई, लेकिन खाला के पास अपना एक कमरा खाला को दे दिया गया जहां पे वो अपनी नौकरी करती, वापस आती। उनकी नौकरी को मैं नहीं इस वक्त डिस्कस करना चाह रहा, वो इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और आके अपने कमरे में चली जाती, नमाज 5 वक्त की पढ़ती थी, खाने के टाइम पे इनके साथ दस्तरखान पे बैठती और फिर अपने कमरे में चली जाती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि अल्लाह ताला ने यासिर और इशरत को एक बेटी से नवाजा। यासिर भी अकलौता था और बड़ी मन्नत और मुरादों से 10 साल बाद पैदा हुआ था, लेकिन 3 साल बाद शादी के अल्लाह ताला ने यासिर को बेटी से नवाजा। लेकिन इस 3 साल में तब्दीली बहुत आ गई थी। यासिर वैसा ही था, फर्क सिर्फ इशरत में आया था। हाँ वो खूबसूरत थी, हाँ वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन यासिर के वालिदैन जब तक जिंदा रहे थे वो एक फर्मा बरदार बीवी थी, दुपट्टा सर पे लिए वालिदैन की खिदमत करती थी। लेकिन जैसे ही यासिर के वालिदैन अल्लाह को प्यारे हुए तो आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टा उसके सर से उतरना शुरू हो गया। ना सिर्फ दुपट्टा सर से उतरना शुरू हो गया बल्कि उसके कपड़े पहनने का अंदाज भी बदलना शुरू हो गया। शुरू शुरू के दिनों में उसको यासिर से डर लगता था। जब यासिर नहीं होते थे तो घर में मॉडर्न कपड़े पहन लेती थी, उसको जीन्स पहनने का बहुत शौक था, लेकिन वो छुपा के पहनती थी कि यासिर को बुरा न लगे। और फिर उसको डर था अपने कमरे में मौजूद जो खाला हैं कहीं वो ही मेरी शिकायत ना लगा दें, इसलिए वो छुप छुप के अपने इस तरह की ड्रेस पहनती। 1-2 दफ़ा यासिर ने उसको देख लिया तो यासिर जैसे ही गुस्से हुआ तो वो बोली यासिर मैंने घर में पहना है, कोई बाहर पहन के थोड़ी जा रही हूं, और इसमें ऐसा क्या है अगर यार मैंने घर में पहन के देख लिया तो।
और उसने देखा यासिर आगे से खामोश हो गया है। बस यही इब्तिदा थी। उसने जब यासिर को कमज़ोर पाया तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की जितनी भी हसरतें थीं अब वो बाहर आनी शुरू हो गई थीं। उसने अपने बालों को भी स्टाइल से कटवा लिया। अब वो मेकअप, बाकायदा तौर पे चेहरे पे मेकअप कराने के लिए अपने हाथ से अब मेकअप नहीं करती थी। वो बाकायदा मार्केट जाती, ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती। यासिर उससे पूछता कोई इवेंट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो क्या ज़रूरत थी इसकी। वो कहती कि तुम्हें मैं खूबसूरत अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आई हूं। यासिर तबीयत का ऐसा था और वो समझती थी शायद खाला ही भड़का रही हैं। खाला ऐसी थी, वो अपने काम से काम रखती। लेकिन इशरत की बातें इस तरह की होती गईं कि उसको अंदाज़ा हुआ यासिर को कि जैसे इशरत मॉडर्न ज़िंदगी गुजारना चाहती है, अमीर होना चाहती है, उसको पैसों का बहुत शौक़ है। वो अक्सर इस तरह की बातें करती। यासिर चिढ़ सा जाता और कहता इशरत तुमने जिस घर में आंख खोली है उस हिसाब से तो तुम्हें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दे दिया है, इस घर में सब कुछ है। वो कहती नहीं यासिर, मुझे बहुत ज़्यादा दौलत चाहिए, घर गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, तुम्हारे पास तो मोटर बाइक है। और यासिर चुप कर जाता और आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़नी शुरू हुई। ऐसी बढ़नी शुरू हुई कि दोनों मियाँ बीवी में बाकायदा लड़ाइयाँ शुरू हो गई। घर में रहती थी खाला, देखती तो थी, खाला खामोश रहती। यहाँ तक के खाला को जिस जॉब पे रखा गया था रिटायरमेंट हो गई, उम्र ऐसी हो गई थी, खाला रिटायर हो गई। अब खाला घर में ही होती थी। जैसे ही उसको पता लगा कि खाला रिटायर हो गई है तो उसको और ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो गया कि अभी हमसे पे मुसीबत बन रही है। चलो पहले तो इसलिए वो बर्दाश्त कर लेती थी कि खाला अपनी तनख्वाह ला के यासिर को दे देती थी। कहती बेटा मेरी क्या ज़रूरतें हैं, मैंने क्या करना है, तुम लोग इस्तेमाल करो, तुम नौजवान हो, तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं। क्योंकि खाला एक शर्त पे इस घर पे रहने के लिए मानी थी। जब उसने कहा था खाला प्लीज़ आप ना जाएं, तो उसने कहा था फिर मेरी भी एक शर्त है। माँ अपने बेटे से कहती है क्या बेटा शर्त मानेगा। उसने कहा खाला मैं पहले ही कह देता हूँ मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो उसने कहा था मेरी ये शर्त है, मेरी जो भी सैलरी आएगी मैं अपने बेटे के हाथ पे रख दूंगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। उसने कहा तुमने कहा है, बोलो शर्त मंजूर है। तो उसने सर झुका लिया था। वो पैसे नहीं चाहता था खाला से, लेकिन खाला बिल्कुल माँ जैसी थी इसलिए वो खाला को रोकना चाहता था। उसने हाँ कर ली थी और फिर ऐसा ही सिलसिला रहा। खाला जब तक नौकरी करती रही अपनी तनख्वाह यासिर को दे देती थी और उसी तनख्वाह पे ही इशरत मेकअप कराती, अयाशियाँ करती, कपड़े खरीदती और शॉपिंग करती। क्योंकि यासिर की जो तनख्वाह थी अब जैसे जैसे उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही थी उस तनख्वाह में गुजारा नहीं था। सो खाला की तनख्वाह से अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। इशरत की मज़ीद ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती थी। और जब इनके यहाँ बेटी पैदा हुई उस वक्त भी अभी खाला जॉब पे ही थी। इस घर में एक नई बच्ची ने जन्म लिया था, उसके लिए कपड़े, खिलौने, चीज़ें, इंसान जितना माँ बाप एहतमाम करते हैं, तो खाला ने उस दिन भी अपनी तनख्वाह ला के यासिर के हाथ में रखी। लो बेटा, उसके सर पे हाथ फेरा, अल्लाह ने बच्ची दी है 3 साल बाद, जाओ इसके लिए ढेर सारी चीज़ें लेके आओ। वक्त गुजरा, बच्ची भी बड़ी होनी शुरू हो गई। बच्ची का नाम रिमशा रखा गया। रिमशा जैसे ही बड़ी हुई, अब तकरीबन उसके 2 या 2.5 साल की थी कि खाला की नौकरी रिटायरमेंट आ गई, मुद्दत पूरी होगी नौकरी की। खाला घर में बैठ गई। अब खाला के पास एक टाइम था अपनी नमाज के अलावा जहां वो घर के काम काज भी कर देती थी, खाना वगैरह भी पका देती थी। अब वो रिमशा के साथ खेलती रहती। इशरत को शुरू में तो बहुत अच्छी लगती थी खाला, उसकी तनख्वाह आ रही थी। अब वो खाला से चिढ़ने लगी थी। खाला घर बैठ गई थी, तनख्वाह नहीं आ रही थी, हाथ तंग हो गया था। उसकी अयाशियाँ, मेकअप, कपड़े, इधर उधर जाना, बाहर से खाना, वो सब ख़त्म हो गया था। क्योंकि यासिर की तनख्वाह में गुजारा नहीं था तो अब वो खाला को बोझ समझना शुरू हो गई थी, जहर समझना शुरू हो गई थी। और उन दोनों की जो लड़ाइयाँ कभी कमरे में होती थी, खाला को हल्का फुल्का पता लगता था, अब वो लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, आवाज़ें बाहर तक आना शुरू हो गई थी। यासिर उसको ये कहता अक्सर कि मेरी इतनी ही तनख्वाह है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बेच दूँ अपने आप को, क्या करूँ, इसी पे ही तुम्हें गुजारा करना होगा।
और वो कहती देखो महंगाई कितनी हो गई है, कैसे मैं गुजारा करूं, नहीं होता मुझसे गुजारा है। ऐसे दोनों मियां बीवी में बहस व तकरार होती और वो छोटी रिमशा अपनी खाला से मानूस हो गई, क्योंकि अब वो खाला को इशरत बोझ समझती थी, इसलिए जब भी रिमशा खाला के पास जाती तो वो उठा लेती उनसे। जब तक यासिर घर में मौजूद रहता तो उसका रवैया ठीक रहता, जैसे ही यासिर घर से चला जाता उसका रवैया खाला से बहुत बुरा हो जाता। वक्त गुजरा, बढ़ता गया। इशरत की जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि खाला अब घर में थी, देख रही थी कि उसका ओढ़ना बिछोड़ना चलना फिरना ऐसा मॉडर्न हो गया था, लगता ही नहीं था ये वो पहले वाली इशरत है। हसीनो जमील तो वो थी, लेकिन उसके बालों का स्टाइल, बालों में कलर करवाना, मेकअप करवाना, ड्रेसिंग करना बहुत ही कमाल हो गया था। उन्हीं दिनों एक बात जो उनके बेडरूम तक थी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आई, और उस दिन दोनों मियां बीवी शदीद लड़े। जिस बात पे वो ये था कि इशरत कह रही थी मैं कह कह के थक गई हूं, हमें इस घर में नहीं रहना, मेरा दम घुटता है, मुझे लाहौर मॉडल टाउन में घर लेना है। ये लोकेशन रियल है, मॉडल टाउन में ही मुझे जाना है और मॉडल टाउन में ही घर लेना है। चाहे आप बैंक से कर्जा लें, कुछ करें, इस घर को बेचें, और खाला भी तो है ना, माँ है आपकी, कहे ना इनकी भी तो जायदाद है फलां जगह पे, बेचें ही उसको। और उस दिन खाला ने भी ये जुमले सुन लिए। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, लड़ रही थी, और बाकायदा उसने धमकी दे दी कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तुमने घर नहीं बेचना, तो मेरा आखिरी फैसला है, मैं अपनी बच्ची को लेके इस घर से जा रही हूं। और उस दिन खाला खामोशी से उठी और उन्होंने अपनी उस जायदाद को जो उनके नाम थी बेचने की कोशिशें शुरू कर दी, और इशरत से कह दिया तुम परेशान ना हो बेटा, मेरी जो जायदाद है जल्दी बिक जाएगी। और ऐसा ही हुआ, उनकी जायदाद जो कुछ उनके नाम था वो उन्होंने बेचा, और उसके पैसे भी लाके इशरत और यासिर जब इकट्ठे बैठे तो उनके हाथ में रख दिए, ये लो बेटा पैसे। यासिर एकदम खड़ा हो गया कि ये किस चीज़ के पैसे हैं खाला, ये क्या है? उसने कहा बेटा मेरी ख्वाहिश है बड़ा घर लो, मॉडल टाउन में घर लो। आप ये बात क्या कर रही हैं खाला, क्यों मॉडल टाउन में घर लें? खाला ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई को सुन चुकी हूं, बस कहा मेरा दिल है बेटा मॉडल टाउन में घर लो। और इनकार ना करना, बच्चे माओ को इनकार नहीं करते। और तभी इशरत बोली हाँ माँ दे रही है ना अपने बेटे को पैसे, तो क्या मसला है आपको, ले लीजिए। वो चुप रहा और इशरत ने पैसे उठा लिए। अब बाकी पैसों का बैंक से कर्जा लिया गया, और उसके बाद वाकई मॉडल टाउन लाहौर में एक घर खरीद लिया गया, उस घर को भी बेच दिया गया। वो लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। बहुत बड़ा घर नहीं था, छोटा था। वहां पे बहुत बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उन्होंने जो घर लिया था वो बहुत बड़ा नहीं था। उसका लॉन था, लेकिन अंदर जो कमरे वगैरह बने हुए थे वो पुरानी तर्ज का घर था। उसके अंदर 3-4 कमरे थे, एक बड़ा सा हॉल था, टीवी लाउंज था। मॉडल टाउन का घर था। अब वो वहां पे रहना शुरू हो गए, और वहीं पे ही जब यासिर दफ्तर जाता तो इशरत बाहर निकलती और मॉडल टाउन के लोगों से ताल्लुकात बनाने की कोशिश करती। वहीं पे ही वो मॉडल टाउन पार्क भी है, वहाँ वो वॉक के लिए जाती थी, स्पेशल वॉक करने के लिए, कि वहाँ पे अमीर लोग आए होंगे, मॉडल टाउन के लोग आए होंगे, तो मैं उनके साथ वॉक करूँगी, हाय हेलो करूँगी। इस तरीके मेरी दोस्तियाँ बढ़ेंगी और इन लोगों के घरों में आना जाना शुरू होगा। सच है ये, मॉडल टाउन में भी वॉक करता रहूँ, मेरा घर वहीं पर है, मैं पार्क जाता रहा हूँ, काफ़ी अमीर लोग आए होते हैं। तो वहाँ पे वॉक करती, और जब किसी इस तरह के लोगों को देखती तो ऐसे हाय हेलो करती, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोस्तियाँ भी लग जाती। पढ़ी लिखी वो थी, जानती थी, मॉडर्न बन चुकी थी, अपना गेटअप, अपना हेयर स्टाइल, अपना हुलिया ऐसा बना चुकी थी कि वो शक्ल से अमीर लगती भी थी, खूबसूरत भी थी। वो अपने घर तो किसी को नहीं बुलाती थी, लेकिन लोगों के घरों में जाना शुरू हो गई। वक्त
गुजरता रहा, उसके ताल्लुकात बनते गए। यासिर का सर झुक गया था, कमर झुक गई थी। रीज़न, वो बैंक के कर्जे में डूब गया था। इस घर को लेने में, इस घर को ख़रीदने में उसने बहुत बड़ा कर्जा लिया था, उसको चुकाना था। अब उसका घर से दिल ही उठ गया था। वो अपने घर में आता, लेकिन इस अंदाज में आता जैसे उसको इस घर की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती थी सिवाय अपनी माँ, अपनी खाला के। वो अपनी खाला के पास जाके बैठता, खाला उसके सर में हाथ फेरती, माथे पे बोसा लेती और कहती, मेरा बच्चा क्यों उदास है? कहता, खाला थक गया हूं। वो ढेर सारी अपनी दिल की बातें करता और खाला के पास बैठा रहता। बच्ची भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। इशरत रिमशा को भी अपने साथ लेकर जाती, जहां जाती वो उसके साथ जाती। वो रिमशा जो शुरू शुरू में अपनी खाला की, दादी की बल्कि कहना चाहिए, उसकी तो दादी बनी, दादी की बातें मान लेती थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसकी भी ड्रेसिंग बहुत ही अजीब हो रही थी। खाला ने कभी भी इशरत को मना नहीं किया था, बहुत कुछ आंखों से देख बैठी थी, कभी भी यासिर तक को कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन जब देखा रिमशा की उठना बैठना चलना फिरना अजीब सा हो रहा है, तो वो बोल पड़ी कि बेटा रिमशा, ये ना पहना करो, सर पे दुपट्टा लिया करो, बेटा जब बाहर जाना हो ये किया करो। और पीछे से इशरत आगे कहती, आप मेरी बेटी को लेक्चर ना दिया करें, अपने काम से काम रखें। एक तो आप हमारे टुकड़ों पे पल रही हैं, हमारे घर पे बोझ हैं, और ऊपर से आप मेरी बेटी को भी इस तरह की बातें करती हैं। और ये वो जुमले मुंह पे नहीं कहती थी, पीछे जाकर कहती थी कि आप हम पे बोझ हैं। सुन लेती थी खाला, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था कि खाला ने नहीं सुना होगा, मैंने तो कमरे में बात की है, लेकिन वो सुना देती थी। अब रिमशा भी माँ की डगर पे चल रही थी। वो भी बच्ची थी, जवान हो रही थी, माँ के साथ उसी तरह जाती, वो भी उसी तरह ड्रेसिंग करके जाती कि खाला को बहुत बुरा लगता था। हिमालटन पार्क जाते और उसके बाद कुछ महफिलों में भी जाते। वहां के बहुत सारे लोग, बहुत सारी इस तरह माल्टन में महफिलें होती हैं, बड़ी रंगीन महफिलें होती हैं। ये यासिर के आने से पहले पहले ये घर पहुंच जाती अपनी बेटी को लेके। अब इसकी वहां पे दोस्तियां भी बहुत हो गई, मिलना मिलाना भी काफी हो गया था। यासिर मुरझा गया था। यासिर ने मुझसे राब्ता किया, मदर भाई आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा जी बोलिए। उन्हें बहुत कुछ बातें जो मैं इस वक्त नहीं कहूंगा मुझे कह दी। मेरे घर को आके देखिए क्या है मेरे घर में, बेसकूनी है, मेरा दम घुटता है, मेरे घर में कुछ है। मैंने कहा मैं आऊँगा मैं आऊँगा मैं आऊँगा। बहुत अरसा वो भी मुझे बुलाते रहे, मैं नहीं जा सका, मेरे पास टाइम नहीं था। करते 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 आखिर एक दफ़ा मेरे पास टाइम निकल आया। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। मेरे घर के करीब ही था, मैं उनके घर पहुँच गया। मैंने उनके घर का विज़िट किया, बाहर देखा, अंदर देखा, और कुछ चीज़ें जो मुझे महसूस हो गई। जी मैंने कहा मामला तो इस तरह के चल रहे हैं आपके। लेकिन उस दिन मैं जल्दी में था, मुख्तसर टाइम के लिए गया था। मैंने कहा जी अब मैं वक्त निकाल के आऊँगा, क्योंकि आपके घर में बाकायदा तैयारी करके आना पड़ेगा, यहाँ पे तो हाज़िरी करवाने वाली बात हो गई है। कहता है क्या मतलब? मैंने कहा जी यूँ समझिए कुछ ऐसा है जिसको हाज़िर करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, कब टाइम देंगे? मैं कहा जल्दी। फिर मैं लेट हो गया, मसरूफियत रही इस तरह की, इधर गया उधर गया इधर गया उधर गया, नहीं हो सका। फिर काफ़ी एक लंबे टाइम बाद मुझे मौका मिला, तो उसने उस वक्त जब मुझे फ़ोन किया, उसने कहा मदर भाई अब आप ना आए ना, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मैं कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं काफ़ी अरसे से आपसे रब्ता कर रहा था, आपसे रब्ता नहीं हो रहा था, अब मेरी कमर टूट गई है, अब आए, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं अपने आप को मार दूँगा। मैं कहा क्यों? उसने कहा पाएंगे तो आपको बताऊंगा, प्लीज़ बताएं कब आ रहे हैं। मैंने कहा यार बेफिक्र हो, मैं अभी थोड़ी देर तक आ रहा हूं। टाइम था रात के 12:30। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूं। उसने कहा प्लीज़ यार अभी मैं आपको लेने आ रहा हूं। मैं कहा बेफिक्र हो, मैं अभी आ जाता हूं आपकी तरफ। आप बाहर पहुंचे, गाड़ी निकाली, मैं उनके पहुंच गया वहां पे। वो बाहर मेरा वेट कर रहे थे, गाड़ी पार्क की। मैं कहा क्या हुआ है? उसने कहा इल्म वाले हैं, खुद जाके देखें क्या है, मैं फिर आपको एंड में बताऊंगा, पहले आप देखें, मुझे पता है आपको पता लग जाएगा। मैं गया, मैंने सारे घर का, खाला भी उनको बता दिए गया, वो सो रही थी। मैंने कहा उनको सोने दे। उन्होंने कहा नहीं वो जाग गई हैं। उनकी वाइफ इशरत और उनकी बेटी रिमशा वो भी जाग रही थी।
मैं दाखिल हुआ, पूरे लॉन को देखा और कमरों को देखता हुआ। जब मैं रिमशा के कमरे में पहुंचा तो मैं ठटक गया। वो कमरा बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था। ये थी कि मेरे अभी भी वो मंजर याद करके ना वो याद आ गया, गूज़ बम खड़े हो जाते हैं जब बातें याद आती हैं। खैर, मैंने कमरे को देखा। मैंने कहा, किसका कमरा है? कह रही, बेटी का। मैं कही, तो बहुत भारी है। बेटी उस वक्त कमरे में नहीं थी। कह रहा, यही तो दिखाना था। मैंने कहा, ये तो बहुत भारी है। कहता है, अब आप पढ़ाई करें और जो करना है चेक करें, उसके बाद मुझे बताएं, मैं आपको एंड में बताऊंगा। मैंने कमरे में कुछ देर पढ़ाई की, बातें की। मैंने कहा, बेटी को बुला के लाए। वो रिमशा को बुला के लाया। इशरत भी पीछे आ गई, उनकी जो वाइफ थी। मैंने उनको पहली दफ़ा देखा था, जिस तरह के उनके बाल, हेयर स्टाइल, ये कपड़े, ये वो था, उससे मुझे अंदाज़ा लग गया कि ये खातून बहुत मॉडर्न खातून है। उनका गेटअप बहुत मॉडर्न था। उन्होंने आके मुझे सलाम किया। मैं कहा, जी वालेकुम सलाम, भाभी कैसी हैं? जी। उन्होंने कहा, ठीक भाई, आप कैसे हैं? मैं कहा, अल्लाह का शुक्र। रिमशा, उनकी बेटी, मेरे सामने खड़ी थी। अब वो नौजवान बच्ची है माशाल्लाह। मैंने उसको जैसे ही देखा, उसके चेहरे की तरफ देखा। आप लोग कहते हो ना अपने चेहरे की तस्वीर भेजिए, मैंने माथे की तरफ देखा। मैं एकदम ठटक गया। मैं कहा, ये क्या है? मैंने कहा, बेटा इधर आए, बैठे। वो आ गई और मैंने उसे बिठा दिया। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था। वो जो बिल्कुल ऐसे साइड पे देख रही थी, जिसको मेरी कोई परवाह नहीं थी, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको कोई लेना देना नहीं था मुझसे। उसने प्रॉपर मुझसे बात भी नहीं की थी। और जिस तरह वो कमरे में दाखिल हुई, खामोशी वाले अंदाज में, और उसकी माँ को जो मैंने कहा बेटा बैठ जाए, तो वो बैठने के मूड में भी नहीं थी। उसकी माँ ने उसको पकड़ के ज़बरदस्ती जिस तरह बिठा देते हैं ऐसे बिठा दिया, और वो बैठ गई। और वो नीचे देखी जा रही है और मैं पढ़ रहा। उसका बाप खड़ा हुआ, उसकी माँ साथ खड़ी हुई, और मैं बैठा पढ़ रहा। पढ़ते पढ़ते मैंने देखा उसने गर्दन घुमानी शुरू कर दी, उसी तरफ जिस तरफ मैं बैठा था। ना सिर्फ उसने गर्दन घुमानी शुरू कर दी, बल्कि उसकी आंखों के अंदर ऐसे खून उतरना शुरू हो गया। उसकी आंखें ऐसी लाल सुर्ख होनी शुरू हो गई जैसे अभी अभी वो हम सबको मार डालेगी। लेकिन उसने जैसे ही पहले आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मेरी तरफ घुमाई, और जैसे ही मेरी तरफ गर्दन घुमा के देखी, तो मेरी आंखों में देखना शुरू हो गई। और उसके बाद ऐसे तंजिया, जैसे तंजिया कोई किसी पे हंसता है, ऐसे थोड़ी सी तंजिया हंसी वो। और मेरे लिए पहली दफ़ा तो नहीं था। इस तरह के मामलात से कई दफ़ा पहले भी मैं ऐसा मेरे सामने हो चुके होते हैं। तो वो जिस तरह उसने मुझे देखा घूम के, और वो तंजिया हंसी, तो मैं पढ़ता रहा। मैंने तो नहीं रुकना था, मैं पढ़ता रहा। तो उसकी हंसी रुक गई। मैं पढ़ता रहा, मैं मज़ीद पढ़ता रहा। मुझे पता था अभी इसने मीटर में आना है। और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लाल होना शुरू हो गई। उसका बाप उसकी तरफ देख रहा था, उसकी माँ भी उसकी तरफ देख रही थी। खाला अभी तक कमरे में नहीं आई थी। और पढ़ते पढ़ते एक टाइम जब आया, मुझे अंदाज़ा था अब जो भी है बोलेगा। एकदम से जिसकी आंखें लाल थी, जो बुत सी बनी मुझे देख रही थी, वो धाड़ी इतने जोर से जिसकी आवाज़ दूर दूर तक गई होगी, ऐसी जोर से उस कमज़ोर पतली सी सुक्की सी लड़की के अंदर से जो चीख निकली। उसके हाथ यूं टेढ़े हुए जैसे कोई शेर का पंजा बनाता है, ऐसे शेर वाला पंजा उसने बनाया। और मेरी तरफ देख के, जिसकी आंखें लाल सुर्ख होती है, ऐसी जोर से करके दाढ़ी जैसे मुझे खा जाएगी। उसकी माँ, वो जो बड़ी मॉडर्न सी थी, एकदम से डर के पीछे हो गई। उसका बाप फिर भी हिम्मत में खड़ा रहा। और उसी लम्हे कोई कमरे में दाखिल हुआ। वो खाला थी। और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी माँ डर के पीछे हो गई थी। और जैसे ही खाला दाखिल हुई, तो मैंने इशारा किया, पकड़ो इसको। औरत जात को मैं नहीं पकड़ता होता, मर्द होता है तो मैं कवर कर लेता हूँ। औरत जात के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई औरत उसके साथ खड़ी हो। खाला बुजुर्ग सी खातून थी, 5 वक्त की नमाजी थी, उन्होंने कहाँ डरना था। वो आगे बड़ी तेजी से, वो शायद कहीं बाहर ही मौजूद थी। जैसे ही वो धाड़ी है, वो अंदर आई, उन्होंने उसको कंधे से पकड़ लिया है। और उसके बाद मैं पढ़ता गया हूँ, और उसकी हालत ख़राब होती गई, हाथ पाँव टेढ़े होते गए, और उसके अंदर से चीखना शुरू हो गया है। चीखते चीखते उस लड़की की आवाज़, जो पहली भारी भरकम हो चुकी थी, खौफनाक सी धाड़े मार रही थी, उसके अंदर से एक मर्द की आवाज़ आना शुरू हो गई। बहुत भारी भरकम मर्द की आवाज़।
वो धाड़ रहा था और वो मुझे बार बार कहता, रुक जा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, बस कर दे, रुक जा। और उस मासूम सी पतली सी आवाज वाली लड़की के अंदर से एक भारी भरकम आवाज आ रही थी जो मुझे धमकियां दे रहा था। और उसने यहां तक भी कह दिया, मैं तेरे उसको भी जानता हूं, मैं तेरे उसको भी जानता हूं, तेरे उसको भी जानता हूं। क्योंकि मुझे आज भी ये जुमला याद है, यासिर ने बाद में ये मुझे कहा था कि जब वो आवाज़ अंदर से आई थी ना, मैं तेरे उसको भी जानता हूँ, तेरे उसको भी जानता हूँ, तो उसको भी, तुम कह रहा है, मैं उस वक्त डर गया था। उस वक्त पहली दफ़ा मुझे लगा कि यार ये मदर भाई पे हावी ना हो जाए। लेकिन कहते हैं हाँ, कमाल मैंने देखा, आप मुस्करा पड़े। और जब उसने मुझे कहा ना, तो उसको भी जानता है, तो उसको भी जानता है, तो उसको भी जानता है, जब उसने मुझे कहा ना मैं उसको जानता, उसने कहा मैं उसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, जो अंदर था वो बोल रहा, तो मैं मुस्करा पड़ा। क्योंकि उस वक्त बाप ने जब ये सुना कि ये इस तरह अंदर बोल रहा है तो बहुत ताकतवर है। क्योंकि यासिर उस वक्त तक मेरा दोस्त उस लिहाज का तो नहीं था, बस इसी काम की वजह से उसका मेरा राब्ता हुआ था और राज देख के उसने मुझसे राब्ता किया था। तो यासिर डरा उस लम्हे कि पता नहीं मदर से ये कंट्रोल हो या ना हो। कहते लेकिन जिस तरह आप मुस्कुराए थे ना, मैं रिलैक्स हो गया था कि यार बंदा ताकतवर है। मैं पढ़ता रहा और उसके बाद मैंने पढ़ के पानी जो मंगवाया हुआ था, मैंने पानी पे दम किया और मैंने पानी पे फूंक मारी और मैंने कहा बोल, अब खुद से बोलना शुरू कर दूँ, नहीं तो मैं पानी फेंकता जाऊंगा, मैं जैसे जैसे तेरे ऊपर पानी फेंकता जाऊंगा तेरी धाड़ें आसमान को छुएंगी। उसने कहा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहा तेरी इतनी जुर्रत। मैंने यूं ढेर सारा पानी उठाया, पूरा उस पर फेंक दिया। उसको उम्मीद नहीं थी कि ये छींटा मीटा मारेगा, उसको उम्मीद नहीं थी ये इतना पानी फेंक देगा। जब मैंने इतना पानी फेंका, ओए होए होए, उसकी तो हालत ही ख़राब होगी। वो धाड़े मारे, वो चीखे मारे, कमज़ोर सी खाला सी से वो संभाला नहीं जा रहा था। मैंने बाप को इशारा किया, पकड़ो इसको। माँ नहीं आगे आई, बाप भी आगे बढ़ा, बेटी को अब कवर कर रहा है, खाला भी पकड़ रही है और मैं उसको कह रहा हूँ अब बोल। और तभी मैंने पानी को यूं आगे किया तो वो कह रहा नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं कहा तू तो मेरे फलाने को भी देख लेगा, मेरे फलाने को भी देख लेगा, मुझे पता है तेरे पास इल्म है, तू जान गया, लेकिन तेरी जुर्रत कैसे हुई तू फलाने को देख लेगा, तू फलाने को देख लेगा, बोल कौन है। और फिर उसने मुझे बताया वो कौन है। और मैं उससे जो सवाल कर रहा था वो मुझे जवाब दे रहा था। वो एक पानी पे ही उसकी हवा निकल गई थी और वो डर गया था। मैं उससे पूछता गया, वो जवाब देता गया, मैं उससे पूछता गया, जवाब देता गया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मिलने कैसे आता था तुझसे। उसने शीशे की तरफ इशारा किया, मैं इसमें होता था। और ये कहानी आज आपको क्यों सुना रहा हूं, इसी हफ्ते इस कहानी के बाद इसी पे एक वीडियो भी बनाई है कि जिन जिन्नात से, शयातीन से आप शीशे के ज़रिए बात कर सकते हैं। ये शीशे में आते हैं और मैं इस वीडियो में अगली जो हफ्ते को बना रहा हूँ उसमें सिखाऊंगा मैं। आप लोग भी अपने घर पे बग़ैर कोई अमल किए, बग़ैर कोई वजीफ़ा पढ़े, बग़ैर कोई दुआ पढ़े, कुछ भी नहीं करना। एक ख़ास तरीके से आप शीशे के सामने खड़े होकर जिन या किसी को बुलाना चाहें तो ये आ सकते हैं आपके सामने। और वो जो जिन था वो शीशे में आता था। और बाप को कैसे पता लगा था, बाप एक दिन कमरे में आ गया था, जिसके बाद उसने कहा था वो डर गया था बाप। और जब बाप ने दरवाज़ा खोला और बेटी को देखा कि शीशे के सामने वो बेटी बातें कर रही है किसी से, तो वो परेशान हुआ कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, किससे बातें कर रही है। और उसके बाद वो आहिस्ता से चलता हुआ बेटी के पास गया कि मैं बेटी से बात कर सकूं, देख सकूं बेटी ये किससे बातें कर रही हो। तो उसने देखा शीशे में उसको वो नज़र आ गया था, जो परली साइड पे था, खौफनाक सा, भयानक सा। और तभी वो उल्टे कदमों उसी अंदाज में पीछे आ गया था और उसने मुझे फ़ोन किया था कि मैं बर्बाद हो गया। उसने मुझे नहीं बताया था कि उसने क्या देखा है। उसने कहा था, मुझे इसी तरह कहा था कि मुझे पता है आप देख लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन वो मेरा भी इम्तिहान लेना चाह रहा था कि मैं तो इतना कुछ देख चुका हूँ, इसको बता दिया और हर आमिल की तरह ये भी कह देगा अच्छा यूँ है तो यूँ है, जिस तरह आमिल चक्कर देते हैं, मैं देखूँ इसको कितना पता लगता है। तो वो मेरा इम्तिहान लेने के लिए उसने मुझे कहा था कि आप इल्म वाले हैं, मुझे पता है आप कर लेंगे, ज़रा चेक करें। और मैं तो चेक करके हाज़िरी तक करा ली। और जब उसने कहा मैं तेरे फ़लाँ को भी जानता हूँ, मैं तेरे फ़लाँ को भी जानता हूँ, तो मैं मुस्कुरा पड़ा। तो उस वक्त कहता है, बाप कहता है, यासिर कहता है, मेरे अंदर हौसला आ गया कि नहीं नहीं बंदा तगड़ा है। खैर वो शीशे में उसके साथ आता था। और फिर मैंने उससे पूछा अब तू किस हद तक इसके करीब है। बहरहाल कुछ चीज़ें माँ बाप को तकलीफ़ भी ना पहुँचाएँ। बहरहाल मैंने बहुत सारी उससे बातें पूछी।
और वो हाजिरी की हालत में धाड़ो धाड़ ऐसी खौफनाक आवाज़ों में बातें कर रहा था। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे, आंखें पलकें झपक नहीं रही थी। वो बच्ची, वो मासूम सी दुबली पतली सी बच्ची बिल्कुल साकित ऐसी बैठी मुझे देख रही थी कि इसको मौका मिले तो मुझे खा जाए, लेकिन उसके अंदर से एक धाड़ती हुई भारी भरकम आवाज़ एक शैतान की थी, एक जिन की आवाज़। और वो मुझे सवालों का जवाब दे रहा था, एक पानी का। यूं समझिए अगर जग रखा था ना तो मैंने भी आधा जग उस पर फेंक दिया था। मुझे पता था इतनी डोज काफ़ी है। ऐसे ही होता है, किसी को एक सुई चुभोए ना, उसको दर्द होगी, अब इकट्ठी उसको 100 सोइयाँ चुभो दें, उसकी तो चीखें निकल जाएंगी। तो मैं एक छींटा मारता तो वो शायद हंसता कि क्या किया तूने। मैंने आधा जग ही इसलिए फेंका, ये ले फिर तुझे करंट ज़्यादा लगाते हैं। थोड़ा करंट नहीं, इकट्ठा ही उसको करंट लगा तो डर गया। पता था ना मुझे, वो मेरे माइंड से खेल रहा था, जिन था ना, और मुझे पता था मैंने इसको कैसे झटका देना है। तो मैंने पढ़ के, बजाय कि छींटा मारता और थोड़ा थोड़ा मारता, मैंने इकट्ठा ही उसको हैवी डोज दे दी। तो वो डर गया और फिर तोते की तरह बोलता गया। मैंने उसे 100 जो सवाल पूछे उसने वो सारे जवाब दे दिए। अब मैंने कहा बोल तेरी सज़ा क्या होनी चाहिए। उसने मुझे कहा नहीं, मेरी सज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं कहा क्यों। उसने कहा मैं इसके पास चल के नहीं आया, ये मेरे पास चल के आई थी। मैं कहा क्या मतलब है तेरा। उसने कहा पूछ इससे, जब ये होश में आ जाए इससे पूछी और इसकी मां से पूछी। इस बात पे उसका बाप भी चौंका था और उसकी मां भी चौंकी थी। और मैं समझ गया था ये झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा, मैं फिर जग का उसको इशारा किया कि मैं पानी फेंकने लगा। उसने कहा तू अब फेंक दे मेरे ऊपर, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये खुद चल के आई थी, इसकी मां से पूछ, इसकी मां जिम्मेदार है, ये चल के आई है। मैं समझ गया। कुछ चीज़ें नहीं समझ आई थी, कुछ समझ आ गई थी। मैं कहा ठीक है, अब तू जा और इस शर्त पे जाके वापस नहीं आएगा। उसने कहा नहीं आऊंगा। मैं कहा चल अब तू जा और निशानी दे के जा, इनको भी पता लगे तू चला गया है, और वापस इस घर में नहीं आएगा तू, और ना इस बच्ची के साथ, इस फैमिली के साथ कभी तू आएगा। और आखिरी सवाल जाने से पहले बता, और ये मैंने जान के किया था ताकि उसका बाप सुने, इस घर में तो कोई दारा कड़ा लगा के रखता है, तू कैसे आ गया। उसने कहा मैं नहीं आ सकता था, इस घर में दायरा कड़ा होता है, लेकिन इसकी मां ने बंदोबस्त किया था। वो जो खाला थी, जो इस बच्ची की दादी लगती थी, वो दायरा कड़ा लगा के रखती थी। वो कहता है मैं नहीं आ सकता था, इसकी मां ने बंदोबस्त किया था। और वो कैसे बंदोबस्त किया था, एक दिन उन्हीं की बेटी लड़के को लेकर अपने कमरे में आई थी और मां ने इजाजत दी थी, कहा था कमरा खुले रखना, इजाजत दे दी थी। आगे बताता हूं ये चीजें। खैर उसने कहा इसकी मां ने इजाजत दी थी। हाँ इस घर में दायरा कड़ा था, मैं नहीं आ सकता था, इसकी मां ने बंदोबस्त किया था, इशरत की तरफ उसका इजाजत था। इसने तभी तो मैं शीशे में बैठता था, इससे मिलता था। खैर मैंने उसको किया और उसके बाद वो वहाँ से निकला, उसने उसका वजूद को छोड़ दिया, बच्ची गिर गई, बेहोश हो गई। उसको फिर पानी शानी पिलाया, होश में लाया, उसको बेहतर किया। मैंने कहा बच्ची को लेके जाएं। उसके बाद मैंने कहा आए यासिर भाई मुझे कुछ चाय शाय पिलाएं, मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। वो तो वैसे ही बेचारा बाप था, क्या कर सकता था, भागा मेरे, नहीं आप ये खाएं, आप ये खाएं। मैं कहा कुछ नहीं, जस्ट यार चाय पिलाओ, मैं चाय वाला बंदा हूँ। बैठ के खाला भी आ गई, कहती बेटा मैं बैठ जाऊँ। मैं कहा जी प्लीज़ आप खाला आए बैठें। कहती बेटा बहुत सारी चीज़ें तो मैं भी जान किया हूँ, दायरा कड़ा मैं लगाती थी। मैंने कहा पता है मुझे खाला, तभी तो मैंने कहा दायरा कड़ा कोई लगाता था। कहती हाँ, इस बच्ची पे मैं हमेशा पढ़ के फूंकती थी। जब भी इशरत जाती थी, मैंने कभी, आज यासिर बैठा है पूछ लो इसके मुंह पे, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। आज पहली दफ़ा ज़ुबान खोलने लगी हूँ। जब इशरत की वजह से घर बिका था, मुझे तब भी बुरा लगा था, इसकी माँ बाप की यादें थी, मैंने अपना भी जायदाद बेच के पैसा दे दिया था। इधर आके उसके रंग ही बदल गए। मैं फिर भी नहीं बोली, मियाँ बीवी का मामला है, लेकिन ये तो मेरी बेटी है, इसको मैंने बेटियों की तरह पाला था। जब वो इसकी बदलने लगी है तो मैं तब बोली हूँ, लेकिन वो मुझसे लड़ती थी। यासिर बेटा आज मैं तेरे सामने कह रही हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, उसको नहीं समझ आई। मैं चाहती थी कि बदल जाए, लेकिन वो नहीं बदली। जब रिमशा जा रही होती थी मैं बहुत तकलीफ में होती थी, मैं जागती रहती थी, उस पर दम कर करके भेजती थी। लेकिन मुझे नहीं पता
वो जो बोला है कि इसकी माँ जिम्मेदार है, वो क्या हुआ है। मैंने कहा चले मैं वो भी देख लेता हूँ। बहरहाल खाला के साथ मैंने कुछ बातें की। कहानी ये ट्रेस हुई कि उसकी माँ इस हद तक बोल्ड हो गई थी कि किसी अमीर घर के अंदर मेरी बेटी का रिश्ता हो तो वो लड़कों से भी उसको मिलने जुलने की इजाज़त दे रखी थी। लड़के आपस में बैठते, गपशप करते, ये वो सारा कुछ करते। वो कहती ठीक है कोई मसला नहीं। और उसने एक दफ़ा कहा मम्मी मेरा एक दोस्त मेरे घर आना चाह रहा है। उसने हाँ हाँ बुला लें, आप बैठे हैं बच्चे, कोई बात नहीं। और जान के एक दो दफ़ा उनको चाय वगैरह भी दे के आई, मतलब जूस वगैरह दे के आई, दरवाज़ा खुला रखा। और इसी तरीके वो इसके ज़रिए अंदर गया था और अंदर शीशे के अंदर चला जाता था। उस दायरा खड़े होने की वजह से उस बच्ची पे हमेशा जो खाला फूंक के रखती थी वो उसके अंदर इसलिए अभी तक नहीं पहुंच पाया था कि उसको मजबूर कर रहा था पहले गलाजत में आओ ताकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर औरत ज़ात है, उसके एक मखसूस दिन होते हैं, वो मखसूस दिन में आई नहीं, वो अटैच हो गया। फिर उन दोनों की मुलाकातें उस शीशे में होती थीं और जब कोई आता था तो देखता था कोई नहीं। बाप ने एक दिन जो देख लिया था वो इतना अब पुरसकून हो गया था, उसको किसी का डर खौफ ही नहीं था कि बाप ने देखा। बाप को कैसे महसूस हुआ, अक्सर अब वो लेट आता, नौकरी का फंसा हुआ, ओवर टाइम लगा रहा था, बेटी से बात करता, बेटी हाँ हूँ मैं जवाब देती। बेटी अजीब सी हो गई थी। वो मुझसे रब्ता करता कि मदर भाई कोई रब्ता करो यार, मेरी बेटी अजीब सी हो रही है, मेरी बेटी बात नहीं करती, ये है वो। मेरे से रब्ता ही नहीं हो रहा था। खैर वो जब चला गया फिर बहुत सारी बातें जो मुझे खुली तो पता ये लगा उस सारी बात की जिम्मेदार उसकी माँ थी। उसको मॉडर्न बनना था, उसको अमीर बनना था, अपनी बेटी की अमीर लोगों में शादी करनी थी। और उसकी बेटी को उसने इजाज़त तक दे दी थी, वो इधर उधर आए जाए, लड़कों के साथ घूमे फिरे, कोई मसला नहीं, लेकिन रात को 10-11 बजे तक घर आ जाए। और वो रातों को अक्सर 11 बजे तक अपनी बेटी को लेके ऐसे पार्कों में, खैर मैं जगह को नहीं बताता, ऐसे वीराने और पार्कों में कुछ लड़कों के साथ बैठती, आंटियों के साथ बैठती और वो लोग सिगरेटें पीते, बच्चों को भी वो साथ ले जाते थे, शीशा पीते, फन करते। वीराने मतलब कुछ ऐसी जगह हैं 9 बजे 8 बजे जाते और फन करते, शीशा लेके जाते। 8-8 बजे माल्टन पार्क में जाके बैठते, शीशा लेके जाते और एक ऐसे कोने में वीराने में जाके बैठते, पिकने के बहाने शीशा पीते और बच्चों कहते घूमो फिरो दरख्तों में। उन्होंने जान के कुछ भंड मारे थे। मैं अभी भी नहीं, किसी की पर्सनल कहानी उन्होंने इजाज़त दी है, वो भी तो यकीन सुनेंगे इस कहानी को, तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें दबा रहा हूँ। गलती सारी इशरत की थी और उसका मैंने नाम ही बदल दिया, इशरत वो नहीं पकड़ी जाएगी। बेटी का सबका नाम मैंने बदला हुआ है, फर्जी है। अब मुझे यासिर ने फिर एक दफ़ा बुलाया, मदर भाई अब आखिरी बात आपसे करनी है। कुछ अरसे बाद वो बच्ची ठीक हो गई, मैंने निकाल दिया, वो क्लियर हो गई। मैं बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। मैंने कहा बुलाएं इशरत को। इशरत झुके हुए सर के साथ अंदर कमरे में आ गई। मैंने कहा बैठे। मैंने कहा आपको मैं हल्फन आज एक बात कह रहा हूं, हल्फ के साथ। बच्ची क्लियर हुई, आप क्लियर नहीं है, आपके साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी होगी और मैं आपको हल्फन ये बात कह सकता हूं, अगर आपने इसका इलाज ना किया आप खुदकुशी कर लेंगी। ये तो तलाक की बात कर रहे हैं आपके साथ। मैं आपको बुलाया जान के इसलिए, इन्होंने आपको कहा या नहीं कहा मुझे नहीं पता, इन्होंने कहा मैंने इसको छोड़ना है। मैंने कहा बुलाएं इसको। मैंने आपको ये बताना था कि वो नेगेटिव एनर्जी तो इसके साथ इस तरह अटैच थी, सामने आ गई थी आपके साथ। अभी भी जो मामला है पता नहीं कौन है, वो क्या है, शदीद है। तोड़ ना करवाएं आप खुदकुशी करेंगी, बीमार हो जाएंगी। इतना बुरा आपके साथ होने वाला है, इतना बुरा मानो है, आपको सजा मिलने वाली है। वो रो पड़ी, कह रही हाँ मुझे सजा मिल रही है, हाँ मैं तकलीफ में हूं। काफी बातें उसने खोल दी, जो बातें नहीं खोलने वाली थी उसने वो भी बता दी। मुझे कहती है हाँ मैंने जुर्म किया, हाँ मुझे अमीर होना था, हाँ मैंने घर बिकवाया। उसने वो सारी बातें जो मुझे नहीं अभी पता थी वो भी सारी बता दी। मैंने ये सब किया, घर बिकवाया, खाला को बुरा भला कहा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं मॉडर्न हुई, मैंने उस औरत से भी यारी लगाई, मैंने उसके साथ भी की, हमने ये किया वो किया, सब बता दिया। हाँ मुझे खुद नहीं पता, मेरा दिमाग माउफ है, हाँ मुझे खुद भी पता नहीं, मैं हो सकता है, मैं सोचती हूँ आजकल मैं अपने आप को मार डालूं, मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ, ये सच है, ये बेहतर है, ये मुझे उसने खुद कहा, ये मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी, इनके ऊपर कोई बात ना आ जाए। मैं कहा एक
अभी भी मेरे पास हल है, खाला को बुलाएं। खाला आ गई। मैं कहा खाला मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, शोहर है, आप हैं, यानी खाला आप हैं, यासिर हैं और ये है। अल्लाह तो जब तक इंसान माफ़ ना करे अल्लाह माफ़ नहीं करता। इन्होंने आपके साथ तो बुरा किया है, बहुत बहुत बुरा किया है, वो आज मान रही है। क्या आप इनको माफ़ करने को तैयार हैं? खाला एकदम से आगे बढ़ी, उनके सर पे हाथ रखा, कहा मेरी बच्ची है, मैंने इसको माफ़ किया। माफ़ क्या करना, मेरे तो गिला ही कोई नहीं है। यासिर, मैंने कहा आप तलाक पे आते हैं, माफ़ करने को तैयार हैं? लेकिन अभी मुझे नहीं पता। मैं कहा ठीक है, ओके। मैंने कहा मेरी बहन, खुदा से माफ़ी मांग, खुदा से माफ़ी मांग। तूने अमीर बनने के चक्कर में वो हदें क्रॉस की हैं कि अपने शौहर का दिल दुखाया, बेटी के साथ ये हुआ, और खाला का दिल दुखाया। पैसा कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये नहीं था कि यारियां लगा के उनके अंदर घुस के, कोई बुरा है तो उनके साथ बुरा बन के उनको शो करवा के आप भी मॉडर्न और बुरे लोग और इस तरह करना, ये तरीका ठीक नहीं था। उसकी वजह से बेटी का आपने हाल देख लिया। अगर ये पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ जाते, मेरा राब्ता ना होता, तो वो इज्जत तो लूट लेते आपकी बेटी की। क्या करती हैं आप? और यास ने कहा ये बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आप बच गई हैं। पैसा भी लगता, आमिल आपसे बेनता पैसा भी लेता, यहां पे आपका 1 रुपया भी नहीं लगा। खाला ने आपको माफ कर दिया तो अल्लाह से माफी मांगे, और मैं आज आपको क्लियर करता हूं, मैं हफ्ते बाद आपके पास आऊंगा। उसने कहा नहीं, हाथ जोड़ लिया मेरा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, अभी फैसला करो। मुझसे रात नहीं गुजरेगी, मेरे ऊपर बहुत बोझ आ गया और बहुत टूट गई थी। मैंने कहा फिर इसका एक ही हल है, अभी फैसला करना है। सारे वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं थोड़ी देर तक, फिर फैसला करते हैं। खैर वज़ू किया और हमने इकट्ठी तो नहीं, अलग अलग अपनी नमाज़ पढ़ी, और एक टाइम बाद हम इकट्ठे हो गए। सबके मैंने चेहरे देख लिए। मैं कहा ठीक है जी। यासिर, मैंने कहा आप बताओ, माँ है एक बच्ची की और आपकी बीवी है, बाकी आपका जो फैसला है उस पर तो मैं नहीं कर सकता, रखना है नहीं रखना वो आपकी हेडेक है। बाकी वो तौबा कर चुकी है, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह माफ़ कर सकता है, खाला ने भी माफ़ कर दिया, आप देख लें, आप जैसे कहेंगे मैं हाजिर हूँ। बाकी इनको जो तोड़ करना है वो मैं कर देता हूँ। इनको मैंने कहा छोड़ोगे क्या यार, ये वैसे भी मर जाएगी, ये नहीं रहेगी जिंदा, इसका तोड़ करना पड़ेगा। कह रहा मदर भाई तोड़ कर दो। मैंने कहा बस काफ़ी है, बस अब खामोश रहो। उसके बाद मैंने वाकई उनका तोड़ किया, काफ़ी देर लगा रहा, पढ़ाई की, और उसके बाद कहा पानी दम कराते रहिए मुझसे। काफ़ी उनको फ़र्क पड़ा, बहुत रोई वो औरत उस रात, इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई, उसने भड़ास निकाली। उसका रोना जेन्युइन रोना था, उसने बहुत गलतियाँ की थी, मैंने कहानी सुनाना मकसद था ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत रोई। और उसके बाद उसका दिल का बोझ हल्का हो गया, और उठ के उसने मुझे पता क्या कहा, दुपट्टा मेरे हाथ में दिया, कहती है बहन समझते हैं ना। मैं कहा कि मेरे सर पे डाल दे। मैंने दुपट्टा उठा के उनके सर पे डाल दिया। कहती है लाज रखूंगी इस दुपट्टे की। मैं कहा बस यही चाहिए। उसके बाद वो ऐसी बदली खातून, वो ऐसी बदली जैसे कोई बदलता ही नहीं है, ऐसे कोई बदल ही नहीं सकता। मैं खुद मॉडर्न बंदा हूँ, मैं कोई इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि नहीं जी दुपट्टा पहन कर रखो, पहने। अदब एहतराम इज्जत ये सब होना चाहिए। हवस तो उन औरतों के लिए भी है जिन्होंने बेचारों ने पूरा जिस्म ढांप रखा होता है, हवस वाली निगाहें तो उनको भी ताड़ रही होती हैं। ठीक है, ये ब्रेन साफ होना चाहिए। इज्जत और एहतराम दिमाग से है, आंखों से है। बाकी लिबास के मामले में मैं कहता होता हूँ कि आप इस तरह का पहने कि दूसरों को भी दावत गुनाह ना दें। बाकी जो आपको अच्छा लगता है खाएं पिएं पहने, कोई मसला नहीं। जीन्स पहनिए पहने, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल पहननी चाहिए, लेकिन इस अंदाज में पहननी चाहिए कि दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस ना बने। खैर मैं इस टॉपिक पे नहीं आना चाहता, इस पर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। बहरहाल वो ऐसी बदली कि कमाल, एक कमाल बेहतरीन बीवी बनी। और उसके बाद कई दफ़ा मुझे यासिर ने कहा दावत खाने हैं, कोई गिफ्ट लें, कोई ये करें। हाँ मैंने गिफ्ट लिया उनसे, मैं कहता हूँ गिफ्ट से मुराद परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने मुझे परफ्यूम और शूज़ और एक शलवार कमीज़ जुमे की नमाज के लिए वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। वो उनके खाला ने मुझे कहा कि आपको लेना चाहिए, मैं नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा मुझे पता है कि आपको परफ्यूम बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे परफ्यूम स्पेशली, मतलब वो बाकी चीज़ें तो एम ही थी, परफ्यूम जो था वो अच्छे वाले थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए, और घड़ी भी गिफ्ट की। तो तोहफे तो लेने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि तकाजा करके नहीं, कोई आपको खुद से खुशी से तोहफा देता है तो ज़रूर देना चाहिए, बल्कि वो तोहफे देने चाहिए। ऐसा शख्स जो दूसरों के काम, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, दूसरों के लिए कह रहा हूँ, लोगों के काम फी सबिलिल्लाह करता है, उसको तोहफे देने चाहिए। अल्लाह ताला खुश होता है जो साहिब हैसियत हैं। तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझसे राब्ते में, अब वो दोस्त बन चुके हैं। वो पूरी फैमिली मेरी एक अच्छे ताल्लुक़ के साथ है, अभी भी उस घर माल्टाउन में रहते हैं। बच्ची भी बिल्कुल ठीक है रिमशा।
खाला भी हयात हैं, यासिर भी मौजूद है, और हमारी वो जो भाभी हैं जिनका नाम मैंने फ़र्ज़ इशरत रखा है, वो कमाल नेक सीरत बन गई है माशाल्लाह। बहुत बहुत अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। बहुत सारी चीज़ें थी जो कहानी थी, लाइव है, लोगों को सुनाना है तो लाइव नहीं, मतलब कहानी होती है, नहीं सुनाया। लेकिन इस कहानी का मकसद क्या था? कभी भी अपनी रिवायात को नहीं तोड़ना। जिस माशरे में मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ की रिवायात और है। यहाँ पे आप नंगे फिरते हैं बाहर, मेरे घर के बाहर भी नंगे बिल्कुल फिर रहे हैं, टोटली नंगे तो नहीं, मतलब इस तरह का लिबास है कि सिर्फ थोड़े से छोटे से कपड़े पहन रखे हैं। उनको कोई देखता ही नहीं है क्योंकि उनकी आंखों में हवस नहीं है। हमारे मुल्क में दुपट्टे में लिपटी औरत को भी लोग हवस की निगाहों से देखते हैं। माशरे की रिवायात होती हैं। कभी भी अपने माशरे की रिवायात में नहीं जाना चाहिए। अमेरिका में आके आप वो टोपी वाला बुर्का पहनेंगे, पूरा अमेरिका आपको देखेगा। बगैर कपड़ों में फिरेंगे, अमेरिका नहीं देखेगा। ये यहां की रिवायात हैं। इसलिए लफ्ज़ कहा गया है, जैसा देश वैसा भेष। अपनी रिवायात को नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अमीर ज़रूर बने, लेकिन याद रखिएगा, ऐसे नाजायज़ तरीक़ों से अमीर नहीं बनना कि आपने कितनों को रौंद डाला, कितनों के दिलों को खड़ा, और झूठ से कमाया गया पैसा हराम का पैसा है। मैंने इसलिए घोस्ट हंटिंग छोड़ी है। जिन भूत बनाना, खुदा की कसम मुझे भी आता है, ये सारे जो बना रहे हैं, मुझे नहीं आता, और आप लोगों को भी पता है, आप लोग देखते हैं, मुझे भी बनाने आते हैं, लेकिन नहीं, हराम का पैसा खिलाएगा। ऐसे हराम पे मैं लानत भेजता हूं। यहां करूंगा और ऐसी लोकेशन पे करूंगा जहां पे मेरा भी जान निकले। ऐसी लोकेशन पे ये लोग जा ही नहीं सकते, जितने भी घोस्ट हंटर हैं पाकिस्तान के, स्पेशली, बाकी नहीं, पाकिस्तान के। तो वो मैं करूंगा, वो जाऊंगा इंशाल्लाह, अच्छा करने की कोशिश करूंगा कि पता लगे। मैं कहता हूं जहां मेरे दिल की धड़कन तेज हो, वहां पे खेलने का जिन्नात से मजा आता है। बाकी हर जगह पे जिन हाल हाल मर गए, ये शोज थोड़े हैं। पैसे कमाने के लिए वो लोग कर रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है, वो करते हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, दैट्स गुड। बट वो पैसा भी झूठ का पैसा है। आपने झूठ दिखाया, लोगों ने आपके शो इसलिए देखा कि जिन था, भूत था, असल में नहीं था। वो झूठ है, वो हराम है। तो मैं हराम नहीं खाता। अल्लाह ना करे मैं अपनी बीवी को, अपने आप को हराम खिलाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, मरना है ना एक दिन, इसलिए डर लगता है कब्र से। बाकी दौलत सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन हलाल वे से, हराम वे से नहीं। आज कोई याद आ गया, उनकी कहानी याद आ गई, तो ये कहानी आपको सुना दी। अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपने भेजी हुई हैं, इंशाल्लाह सुनाता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। 3 हैं, 5 भी करने लगा हूँ जल्दी, इंशाल्लाह आपको 5 भी सुनाऊँगा। और जिन शीशे में आके आपसे बात करता है, आप बग़ैर पढ़े जिन को शीशे में देख सकते हैं, अपने हमज़ाद को शीशे में देख सकते हैं। ये मैंने वीडियो एक बना दी है इस हफ्ते, आप उस वीडियो को देखेंगे, आप भी जो दिल गुर्दे वाले हैं, अपने घर के अंदर जिन को शीशे में देख सकते हैं क्लियर। और जिस तरह उस लड़की के साथ आके सामने शीशे में बैठता था, उस तरह आप भी देख सकते हैं। कैसे? वीडियो देखिएगा हफ्ते को, यकीन मानिए बहुत आसान वीडियो है। जो लोग हमज़ाद को काबू करने के लिए मोमबत्ती जला के उसकी आग, उसकी लौ को देखते हैं, आग की लौ जो जल रही होती है उसको देखना होता है, या शीशे के आगे खड़े होकर जो अमल करना होता है ना हमज़ाद का, मैंने उसको आसान तरीन कर दिया है। क्या? कुछ भी नहीं करना, पढ़ना ही कुछ नहीं है, आसान तरीन अमल है। कुछ भी नहीं करना, आंखें भी मुसलसल नहीं ऐसी मसरूफ़ रखने के, देखते रहे, या नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। और जिगरा भी बन जाएगा आपका, डरेंगे भी नहीं, हौसले के साथ, मजबूती के साथ आप लोग देखेंगे। और ऐसी लेयर, बगैर कोई दायरा कड़ा किए, बगैर कोई पढ़े, आपके इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार भी बन जाएगा कि जिन आपको कुछ नहीं कह सकेगा। अगर शीशे में भी आ गया उधर, प्यो भी आपको कुछ नहीं कह सकेगा। सामने भी आके खड़ा हो गया, आपको हाथ नहीं लगा सकेगा। आपके इर्द गिर्द हिसार ऐसा बन जाएगा। कैसे बनेगा हिसार? बगैर पढ़े बनेगा। वो भी आप हफ्ते की वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने आपको तरीका बताया, बड़ा ज़बरदस्त तरीका, कि कैसे हिसार खुद ब खुद आपका हिसार भी बन जाएगा और उसके बाद जिन आप शीशे में क्लियर देख भी सकते हैं। ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये थी आज की स्टोरी। आप भी अपनी मुझे स्टोरियाँ भेजिएगा। व्हाट्सअप का नंबर बोल देता हूँ, 00923136655500। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, रिपीट करता हूँ, 009231365500। इस पर मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए, लेकिन आखिर में लफ्ज़ आपने स्टोरी या कहानी ज़रूर लिख देना है। अगर आप स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन लाजमी जो चीज़ आखिरी होनी चाहिए, उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी लिखें, या फिर OCS भी आप लिख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे भेज दें। कुछ लोगों ने, मैंने अभी भी ट्रेस किया, कुछ मुझे ऐसे व्हाट्सएप मिले हैं जिसमें उन्होंने स्टोरी या कहानी नहीं लिखा हुआ।
अच्छा, एक गलती कुछ लोग और भी करते हैं। आपने स्टोरी या कहानी मुझे लिख के भेज दिया है और मैं मिसाल के तौर पे 2-3 दिन 4 दिन आपका नहीं मैसेज देख सका, तो फिर उसके बाद फिर आपने उसके नीचे एक और मैसेज कर दिया, तो आपका स्टोरी या कहानी लिखा हुआ ऊपर चला जाएगा। अगर वो ऊपर चला गया तो फिर मैं आपका मैसेज नहीं देख सकूंगा। इसलिए अगर आप रिपीट में मुझे भेजना चाहते हैं कि जी मैं भूल गया हूं, नहीं देख सका, तो फिर भी आपने स्टोरी या कहानी लिखनी है या फिर ओसीएस लिखना है। ये नहीं करना कि कुछ और लिख देंगे तो वो जो आपका स्टोरी कहानी लिखा हुआ ऊपर चला गया तो फिर मैं पढ़ नहीं सकूंगा, क्योंकि रोज़ मुझे इतने मैसेज आ रहे होते हैं कि मैं फिर नहीं पढ़ सकता। स्टोरी या कहानी लिखें। अगर आप रिमाइंडर देना चाहते हैं, याद दहानी कराना चाहते हैं, तो तब भी स्टोरी या कहानी या ओसीएस लिख के भेजिए, तो मुझे रिमाइंडर आ जाएगा, मैं उसको खोलूंगा, नंबर दे के सेव कर लूँगा और आपसे इंशाल्लाह नहीं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। जैसे आपकी कहानी का नंबर आएगा तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की OCS ऑफ कैमरा स्टोरी OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।